नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से, और इस अपडेट में हम इंडियन नेवी की फ्यूचर वॉरशिप्स में इस्तेमाल होने वाली लंबी दूरी तक मार करने वाली एयर डिफेंस मिसाइल के बारे में बात करने वाले हैं। अभी पता चला है कि डीआरडीओ की तरफ से और इंडियन नेवी की तरफ से अपनी फ्यूचर वॉरशिप्स में ERADS यानी कि एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है। रिसेंटली इन सिस्टम को टेस्ट भी किया गया था और पूरे प्रोग्राम में टोटल 2 अलग अलग कैटेगरी की एयर डिफेंस सिस्टम को और मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है, जिसमें ERADS यानी कि एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज करीब 150 किलोमीटर तक होने वाली है, जो कि फाइटर साइज एयरक्राफ्ट के लिए 150 किलोमीटर और बॉम्बर या एवेक्स जैसे एयरक्राफ्ट के लिए 200 से 250 किलोमीटर तक होने वाली है। दूसरी तरफ इसके अंदर एक और सेकेंड फेज में एयर डिफेंस सिस्टम को भी बनाया जा रहा है, जिसका नाम EXARSAM होने वाला है और इसका रेंज किसी भी फाइटर साइज एयरक्राफ्ट के लगभग 300 से 350 किलोमीटर तक होने वाला है। साथ ही बॉम्बर या एवेक्स जैसे एयरक्राफ्ट के लिए इसका रेंज 400 किलोमीटर तक होने वाला है। इनिशियली इनको सिर्फ लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म की तरफ से डेवलप करने का प्लान किया गया था और इनको देसी S-400 सिस्टम का नाम दिया गया था, पर अभी इनको इंडियन नेवी की वॉरशिप्स में भी इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है। अभी के लिए हमारे नेवल वॉरशिप्स में जो एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है उसका नाम LRSAM है और इसकी मैक्सिमम एंगेजमेंट रेंज करीब 90 किलोमीटर तक है, जिसको किसी भी इनकमिंग फाइटर जेट से लेके हेलीकॉप्टर या फिर क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अभी फ्यूचर में हमारे जो वॉरशिप्स को इंडक्ट किया जाएगा उसमें ERADS और EXARSAM जैसे सिस्टम को भी एक एडिशनल प्रोटेक्शन सिस्टम के तौर पर इंटीग्रेट किया जाने वाला है, जो कि करीब 400 किलोमीटर की रेंज में हमें एयर डिफेंस कवरेज को प्रोवाइड कर सकते हैं और एक मल्टी लेयर की एयर डिफेंस कवर को बनाया जा सकता है और ये फाइटर जेट से लेके किसी भी क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। अगले अपडेट में हम MBT यानी कि मेन बैटल टैंक के बारे में बात करने वाले हैं। अब जब से टैंक को डेवलप करना शुरू किया गया तब से इनको ग्राउंड फोर्सेस की सबसे ताकतवर और सबसे सेफेस्ट व्हीकल में गिना जाता था, क्योंकि इनको डिस्ट्रॉय करना काफ़ी मुश्किल होता और इतना आसान नहीं होता था। लेकिन पिछले 20 से 30 सालों में एंटी टैंक वेपन्स और लॉयटरिंग मुनिशंस को काफ़ी बेहतर किया जा चुका है, जो कि मॉडर्न से मॉडर्न मेन बैटल टैंक की आर्मर को पेनिट्रेट कर सकता है, क्योंकि टैंक्स में आर्मर हर जगह एक समान नहीं होता है और आजकल की जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होते हैं या लॉयटरिंग मुनिशंस होते हैं उस जगह पे जाके स्ट्राइक करते हैं जहां पर टैंक का आर्मर पतला होता है और कमज़ोर होता है। अब पहले क्या होता था कि टैंक की आर्मर को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश किया जाता था ताकि दुश्मन की तरफ से फायर किए गए प्रोजेक्टाइल इसके अंदर भेद कर नहीं जा पाए। फिर जब आर्मर को भी पेनिट्रेट करने वाले काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल आने लगे और ये एहसास होने लगा कि खाली आर्मर को ही मोटा करने से कुछ नहीं होगा, तो इसके बाद एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर को बनाया गया था, जो कि लगभग 2000 के आसपास सही तरीके से काम कर रहा था। लेकिन उसके बाद अब ये जो मॉडर्न एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और लॉयटरिंग मुनिशन आ चुके हैं, इनको रोकना ना तो टैंक की आर्मर की बस की बात और ना ही किसी एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर की बस की बात है, क्योंकि आसानी से उनको बाईपास करके टैंक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जिस वजह से अभी इनको काउंटर करने के लिए एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है, जो कि इन प्रोजेक्टाइल्स को और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को टैंक को हिट करने से पहले डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक जैसे एयर डिफेंस सिस्टम या मिसाइल डिफेंस सिस्टम इनकमिंग मिसाइल को हिट करके डिस्ट्रॉय कर देता है और न्यूट्रलाइज करता है, ये भी लगभग ठीक वैसे ही काम करता है। अभी डीआरडीओ की तरफ से भी ऐसे सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है और इसकी अभी एक्सटेंसिव टेस्टिंग को किया जाने वाला है, जो कि 1 से 1.5 साल के अंदर कंप्लीट हो सकता है। अभी डीआरडीओ की तरफ से डिजाइन किए गए इनएक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को अस्त्र माइक्रोवेव नाम की प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरफ से जॉइंटली डेवलप किया जा रहा है और इसके अंदर सिर्फ हार्ड किल सिस्टम नहीं बल्कि सॉफ्ट किल सिस्टम भी मौजूद होने वाला है। सॉफ्ट किल सिस्टम बोले तो इसमें इंफ्रारेड जैमिंग सिस्टम मौजूद रहेगा, साथ ही स्मोक डिस्चार्ज वगैरह इसमें मौजूद रहेगा, जिससे दुश्मन की जो टैंक होगा या दुश्मन की किसी भी एंटी टैंक गाइडेड वेपन को लॉन्च करने वाला मिसाइल होगा या ऑपरेटर होगा, वो हमारे टैंक के ऊपर सही तरीके से निशाना नहीं लगा पाएगा। इसके अलावा इसमें हार्ड किल सिस्टम यानी कि जिस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल अपनी टारगेट को इंटरसेप्ट करता है, ठीक वैसे सिस्टम भी मौजूद होने वाले हैं, लेकिन ये थोड़े छोटे साइज के होते हैं और जैसे ही दुश्मन की तरफ से फायर किया गया कोई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम या कोई भी प्रोजेक्टाइल टैंक के करीब आता है तो जो टैंक का हार्ड किल सिस्टम होता है वो एक्टिव हो जाता है और ये उस प्रोजेक्टाइल को टैंक की आर्मर से लगने से पहले कुछ इस तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। इन सिस्टम को भी हमारे सभी मेन बैटल टैंक्स में इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें T-90 टैंक से लेकर अर्जुन टैंक तक भी शामिल है और इसमें जो एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम मौजूद है ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के खिलाफ करीब 90%,
हाई एक्सप्लोसिव प्रोजेक्टाइल के खिलाफ या आरपीजी के खिलाफ लगभग 70% के आसपास इफेक्टिव पाया गया है। यानी कि उनकी पेनिट्रेशन पावर के करीब 70% से लेकर 90% तक रिड्यूस कर सकता है, जिसके बाद टैंक का जो आर्मर होगा वो उनको आसानी से रोक सकता है। ऐसे सिस्टम अभी हमारे टैंक्स के लिए काफ़ी ज़रूरी थे, क्योंकि आपने देखा होगा रशियन टैंक्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और आरपीजी के खिलाफ यूक्रेन में काफ़ी वल्नरेबल पाए गए थे, और खास करके जिन टैंक्स में एक्टिव प्रोडक्शन सिस्टम नहीं था वो काफ़ी ईजी टारगेट बन रहे थे। इन सिस्टम को अभी इंडियन आर्मी को डिलीवर करने से पहले इनकी एक NCNC यानी कि नॉन कॉम्बैट नॉन कम्युनिकेटिव टेस्ट होने वाली है, जिसमें अलग अलग तरह की प्रोजेक्टाइल्स और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के खिलाफ इनकी इफेक्टिवनेस को चेक किया जाएगा, और उसके बाद जाके इनको इंडियन आर्मी के टैंक्स में इंटीग्रेट करने के लिए क्लियरेंस दिया जाएगा। अगला अपडेट एक इंडिजिनस कन्वेंशनल सबमरीन को लेके। अब भारत के लिए अभी ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम अभी इंडिजिनस तरीके से अपने लिए एक सबमरीन को नहीं बना पा रहे, और इसी वजह से आज भी हमको दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। लेकिन अभी आप सभी को चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं आप सभी को ये बात बताऊं कि भारत की तरफ से भी सच में अपने लिए खुद की इंडिजिनस कन्वेंशनल सबमरीन को बना लिया गया, जिसको अगले साल तक कमीशन भी कर दिया जाएगा, तो यमराज मुझे गर्म तेल में पकौड़ा बनाने का आदेश जरूर देने वाले। लेकिन मेरी बात पूरी तरह सुन लीजिए, क्योंकि ये बात अभी मैं नहीं बल्कि मजगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से बताया जा रहा है, और मजगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से भी ये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने अभी पहली बार पूरी तरीके से इंडिजिनस सिस्टम का इस्तेमाल करके और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक मिडजेट सबमरीन की प्रोटोटाइप को बना लिया है, जो कि एक कन्वेंशनल सबमरीन है, और इस सबमरीन का नाम MSX-02A, और इसे अभी एक मिडजेट सबमरीन की तरह डेवलप किया गया। लेकिन इसमें जिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, सेम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम इंडिजिनस कन्वेंशनल सबमरीन को भी डेवलप कर सकते हैं। अभी के लिए इस मिडजेट सबमरीन को माइन स्वीपिंग, कॉबट ऑपरेशन और कॉम्बैट स्विमर सपोर्ट वेसल की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और क्रिक जैसे एरिया में भी इसको डिप्लॉय किया जा सकता है। इसको ऑपरेट करने के लिए एक पायलट और एक को पायलट की जरूरत पड़ती है, और साथ ही इसमें डाइवर या स्विमर की टीम को साथ में लिया जा सकता है, और खास करके हमारी मार्कस कमांडोज के लिए इसको डेवलप किया गया होगा, जो कि जरूरत पड़ने पर चुपचाप पानी के अंदर जाकर दुश्मन की एरिया में माइन बिछाकर आ सकते हैं, या फिर कोई कॉबट ऑपरेशन को कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसको अभी पूरी तरीके से इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया जा रहा है। अगला अपडेट भारत और यूनाइटेड स्टेट की तरफ से। पिछले 10 सालों में भारत और यूएस के डिफेंस और डिप्लोमेटिक रिलेशन काफ़ी हद तक बेहतर हुआ है, और भारत की तरफ से कई यूएस मेड वेपन्स को भी इस दौरान एक्वायर किया गया। अब वक्त जैसे जैसे बदलता जा रहा है, वैसे वैसे यूनाइटेड स्टेट को ये बात अच्छी तरीके से पता चलता जा रहा है कि उसका डोमिनेंस अभी खतरे में आ चुका है। चाइना उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इस वजह से यूनाइटेड स्टेट पिछले कुछ सालों में भारत के काफ़ी करीब आने की कोशिश कर रहा है, और भारत के साथ अपनी हाईटेक डिफेंस सिस्टम को शेयर करने की कोशिश कर रहा है, जबकि पहले ये सिस्टम वो पाकिस्तान को सप्लाई कर रहे थे। तो अभी यूनाइटेड स्टेट के डिफेंस सेक्रेटरी लॉर्ड ऑस्टिन 2 दिन की भारत गश्त पर आए हुए थे, और उनकी इस विजिट के दौरान 2-3 मुद्दों पर बहुत ही बातचीत होने की खबर सामने आई है। सबसे पहले तो अभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भारत के साथ एक एरो इंजन की डील को फाइल करने की तैयारी किया जा रहा है, जिसमें करीब 99 इंजन के लिए भारत ऑर्डर प्लेस कर चुका है, और आगे चल के ऐसे 300 के आसपास इंजन को भारत खरीद सकता है। और उम्मीद किया जा रहा है कि डील भी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यूनाइटेड स्टेट के गश्त पर जाएंगे तभी फाइनल कर दिया जाएगा। अभी के लिए जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी और उनके यूएस काउंटरपार्ट लॉर्ड ऑस्टिन के बीच बातचीत हुआ था, तो इसमें भारत की तरफ से एरो इंजन की टीओडी को लेकर यूनाइटेड स्टेट के साथ नेगोशिएशन किया गया था। साथ ही भारत की तरफ से भी MQ-9B ड्रोन को खरीदने के लिए भी यूनाइटेड स्टेट के साथ बातचीत किया गया। अब इसमें यूएस की तरफ से बस एक ही बात बताया गया कि अभी ये सभी जो डिफेंस डील है ये काफ़ी पहले से ही चर्चा चल रहा है इस पर, लेकिन आज तक इनको फाइनल नहीं किया सका है, जिस वजह से अभी से यूनाइटेड स्टेट और भारत के बीच एक फास्ट ट्रैक मेथड को एस्टेब्लिश करने की प्रपोजल दिया गया, जिसमें इजीली कम समय के अंदर ही भारत और यूएस के बीच कोई भी डिफेंस डील को फाइल किया जा सकेगा और टेक्नोलॉजी को भी ट्रांसफर किया जा सकेगा। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट की तरफ से ये भी कहा गया था कि यूनाइटेड स्टेट किसी भी देश के साथ इतनी आसानी से अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर नहीं करता है, लेकिन अभी भारत और यूएस के बीच जो डिफेंस रिलेशन है वो उन सभी के मुकाबले थोड़ा अलग है, और वो भारत पर ट्रस्ट करने लगे हैं, जिस वजह से यूनाइटेड स्टेट अभी अपनी टेक्नोलॉजी को भी आगे चल के भारत के साथ शेयर कर सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।